progress. चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग क्वांटम नंबर जो हमने कल पढ़ा था, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई थी कि कितने क्वांटम नंबर होते हैं। लावण्या, कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 7। उनमें से 3 कौन कौन से हैं जो डिराइव्ड है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से? एन, एल, एन, एम। जैसे मान लो कभी लिखा हो साई 420, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। आ जाओ थोड़ा, ये 4 का 4 रहने दो, 2 का मतलब sp d, ये d हुआ ना। अरे यार s के लिए 0, कुछ तो हमने पढ़ा था कल ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? 4d, और d में भी m इज इक्वल टू 0, मतलब कितने लोग समझ पाए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्बिटल ऑफ d विच इज डेजिग्नेटेड बाई 4dz², फोर्थ शेल का d सब शेल का dz² वाला ऑर्बिटल। क्योंकि z एक्सिस पे जब लोब लाई करते हैं तो उसके लिए मैंने बोला था बाई कन्वेंशन वैल्यू 0 रखते हैं pz एंड dz² के लिए। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे। अब हेडिंग डालिए, नोड क्या होता है? व्हाट इज नोड? हेडिंग डालो नोड। ये तो मैंने बस आपको एक क्वेश्चन क्रैक करने का तरीका बताया कि द मीनिंग ऑफ साई समथिंग समथिंग समथिंग, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, व्हाट कैन यू डिकोड फ्रॉम हियर? सो यू कैन राइट एज, अगर ऐसा लिखा हो तो n का वैल्यू क्या है, l का क्या है, m का क्या है। तो वही 3 क्वांटम नंबर थे। इज दैट क्लियर? आइए बेटा समझते हैं नोड क्या होता है। तो देखो जैसे 2 चीजें हैं बेटा ना, एक है ऑर्बिटल क्या होता है और दूसरा है नोड क्या होता है। ये दोनों ही चीजें हम लोग पैरेलल पैरेलल लिखेंगे, नोड एंड ऑर्बिटल। फिर हम ये भी समझेंगे कि ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। ऑर्बिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड ऑर्बिटल अभी समझते हैं। फिर तो ऑर्बिटल क्या होता है पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना। Orbital is a 3-dimensional space around the nucleus. 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. उसी स्पेस को हमने डॉट 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 से ड्रॉ किया था, तो हमने देखा था कि s ऑर्बिटल कैसा आता है? स्फेरिकली। p ऑर्बिटल कैसा आता है? डम्बल। डी कैसा आता है? डबल डम्बल, एंड एक डम्बल विद डोनट। यही था ना। तो हमने देखा था कि ये सब चीजें क्या है। सो दीज ऑर्बिटल इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नॉट 100%, मैक्सिमम बोल रहा हूं। क्योंकि 100% के लिए तो मुझे पूरा यूनिवर्स लेके आना पड़ेगा। कभी आपसे पूछे कि ये बताओ मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड अगर एक छोटा वॉल्यूम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के हिसाब से मैं सबसे छोटा चीज बनाऊं, तो हमने इसको dx dy dz लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। कहने का मतलब मैं एक न्यूक्लियस के एक ऐसी जगह पे गया किसी पॉइंट पे, और मैंने वहां पे एक बड़ा छोटा सा क्यूब बना लिया जिसका विड्थ, लेंथ एंड हाइट तीनों dx dy एंड, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? dv विल बी इक्वल टू dx इंटू dy इंटू, बताओ क्यूबॉइड का तो ऐसे ही निकालते ना। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई dx इंटू dy इंटू dz is giving you the probability of getting an electron in this particular space. इसी को इंटीग्रेट कर लो, x एंड y एंड z, 3 d हैं तो 3 बार इंटीग्रल करना पड़ेगा। जितनी बार d रहता है उतना इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक बारी सिंगल d आया तो 1 इंटीग्रल होता है। अच्छा, कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर,
और ये वॉल्यूम, इसका प्रोडक्ट क्या देता है हमें? प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन हियर 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 इन द एंटायर स्पेस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट? 1। भाई पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉन ढूंढने चले जाओगे जो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो पक्का वो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। प्रॉब्लम तो तब है जब आप ये बोलो कि नहीं मुझे R इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम के रेडियस के अंदर का जो स्फीयर है उसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी 100% से तो कम ही होगी। कितना होगा वो हमें प्रोबेबिलिटी का ये ग्राफ, मतलब ये फंक्शन दिया होगा तो मैं रख के इंटीग्रेट करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू। अदरवाइज अगर मुझे 100% श्योरिटी चाहिए, so this is one of the mathematical expression which designate कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है पूरे यूनिवर्स में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मिलने की, तो वो 1 आएगा। और किसी भी गिवन स्पेस में ये 1 से कम ही आने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत चांसेस उसके कहीं पे भी रहने का है। तो ये जो ऑर्बिटल हम बनाते हैं वो एक डेजिग्नेटेड स्पेस होता है, वो हमें अब डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये वैल्यू कितना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी कितना चाहते हैं। मान लो मैंने इसको 90%, 95% रख दिया, 90% मतलब 0.9, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस यानी 0 से यहां यानी कि किधर R तक मैं निकालने की कोशिश करूंगा किस R के वैल्यू पे मुझे 95% चांसेस है, और उस R पे जो मिलने वाली प्रोबेबिलिटीज हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूंगा कि 0.1 एंगस्ट्रॉम पे कितना मिलने का चांस है, 0.2 पे कितना है, 0.3 पे कितना है, 0.4 पे करते करते यहां तक। तो कहने का मतलब बेटा ये जो स्पेस हम दिखाते हैं, ये जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, आइडियली इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है उसका कोई बाउंड्री नहीं होता, ये बाउंड्री तो हम डेजिग्नेट करते हैं। ये बाउंड्री डेजिग्नेट करने के पीछे हमने प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो फिक्स कर रखा है, 90 to 95% चांसेस ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए वर्ड कभी भी ऑर्बिटल का आता है तो उसमें 100% इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अगर लोगे तो फिर पूरी लंबे स्पेस तक करना पड़ेगा, फिर कन्फाइन नहीं करना है। ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री दिखा रहे हैं, वी आर सेइंग दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1s ऑर्बिटल, then I mean that the probability of an electron getting an electron around nucleus is around 90 to 95%, यानी मैक्सिमम लेके चलते हैं। 95% का चांस हो गया तो ठीक है, 5% हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी चला जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक जोन तो मुझे मिल गया। मैं ये तो बोल सकता हूं कि R इज इक्वल टू 0.8 एंगस्ट्रॉम के अंदर का जो स्फीयर है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन के 95% मिलने का चांस है। अब इसके अंदर भी वेरिएशन होंगे, इस जगह पे कुछ अलग, इस जगह पे कुछ अलग, जिसका ग्राफ मैंने कल आपको दिखाया था, याद है ना? प्रोबेबिलिटी का ऐसे करके वेरी कर रहा था, याद है? साई 1s, वो रेडियल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ये एक जगह मैक्सिमा होगा फिर इधर मिनिमा, मतलब इधर की तरफ कम होना है। लिखना शुरू करो। नोड वर्सेस ऑर्बिटल था ना, तो पहले लिखो ऑर्बिटल क्या है। लिखो, एन ऑर्बिटल is a three-dimensional space around nucleus. An orbital is a three-dimensional space around nucleus where the probability of finding an electron. An orbital is a three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding an electron, is maximum. Where the probability of finding an electron is maximum. Where the probability of finding an electron is maximum. सभी को क्लियर हो गया ये बात? समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते। Where the probability of finding an electron is maximum. सभी को क्लियर हो गया बेटा? आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए अभी सभी। ओके, द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्बिटल, जिसको हम सॉलिड लाइन से ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें हम प्रोबेबिलिटी कितना लेते हैं, 90 to 95%। लिखो, द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्बिटल is decided by considering
90 to 95% probability of getting an electron. The boundary of an orbital is decided by 90 to 95% probability of getting an electron. (90 to 95% probability of getting an electron. Is that clear बेटा? ये तो हो गया क्या? ऑर्बिटल के बारे में. ओके, अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट. ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. क्या डिफरेंस है बेटा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में? चलिए, आप जो समझे हो अभी तक मुझे समझाने की कोशिश करो. आप चाहो तो ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो. ये 1s वाला जो अब मैंने ऑर्बिटल समझाया ना, उसका 1s का स्पेस, हालांकि ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, बट फिर भी बताइए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. ऑर्बिट इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस. ये 2D है, सर्कल है. ऑर्बिट इज अ 2 डायमेंशनल, बोलो, ऑर्बिट इज अ 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस. जबकि ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. लिखना शुरू करो. Orbit is a 2 डायमेंशनल circular path around the nucleus, whereas orbital is a 3 डायमेंशनल, बोलो, space around the nucleus. ये पहला पॉइंट. सुनो मेरी बात. और दूसरा, ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका रेडियस फिक्स्ड है, स्पीड फिक्स्ड है. जबकि ऑर्बिटल के अंदर अनसर्टेनिटी से हमें मालूम है कि ना तो कोई रेडियस की वैल्यू कंफर्म है, ना यहां सर्टेनिटी का बात करते हैं और वहां प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करते हैं. लिखो, ऑर्बिट इज अ fixed trajectory followed by electron. Orbit is a fixed trajectory followed by electron where its position as well as momentum both are known with certainty. Orbit is the trajectory followed by electron. Trajectory मतलब समझते हो ना बेटा, पाथ को बोलते हैं trajectory. Orbit is the trajectory followed by electron where its position and momentum, where position and momentum, किसके पोजीशन मोमेंटम की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की ना. इज नोन विथ सर्टेनिटी. बेटा ऑर्बिट मैं बोल रहा हूं, ऑर्बिट. मैं कहां बोल रहा हूं कि अब के नए जमाने में हम ऑर्बिट जैसा कोई चीज मानते. ये ऑर्बिट कौन से जमाने की बात हो गई? नील्स बोर के जमाने की बात. तो आखिर कभी एग्जाम में आएगा कि भाई आप बोर थियरी से एकदम से जंप कर गए ऑर्बिटल में? अंतर समझ में आता है इन दोनों में क्या है? वही डिफरेंस मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं. समझ गए ना? मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन इज लिविंग इनसाइड. ठीक है, चलो अगला लिखो. ऑर्बिटल is a probability cloud of getting electron around the nucleus. Orbital is a probability cloud of getting an electron around nucleus. Get it?
ओरिजिन बताओ, ये कहां से ऑब्टेन हुआ है? इसका जो ऑर्बिट का डिस्कशन है वो कहां से ऑब्टेन हुआ है? नील्स बोर की थियरी से। ये कहां से आया है? क्वांटम फिजिक्स से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वेव थियरी को लेते हुए जो चीज बनी है क्वांटम फिजिक्स। इसको आप ये भी बोल सकते हो ऑब्टेन्ड बाय कौन सा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लिखो, ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, whereas this is obtained from Niels Bohr theory. हाँ जी, क्वांटम फिजिक्स, हाइजेनबर्ग क्वांटम फिजिक्स और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नील्स बोर। ऑर्बिट का सबको क्लियर हो गया? बताओ, ऑर्बिट किसको फॉलो नहीं करता है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो, जबकि ऑर्बिटल उसको एकोमोडेट करता है। तो ऐसे आप डिफरेंसेस लिख लोगे ना? वेरी गुड। आओ आगे देखते हैं अब हम लोग। अब समझते हैं, चलो ऑर्बिटल तो समझ में आ गया, ऑर्बिटल हमने देख भी लिया, एस होता है, पी होता है, पी में भी पी एक्स पी वाई पी जेड है, डी में भी डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इतने तरह के ऑर्बिटल का हमने इंट्रोडक्शन किया हुआ। बोलो अविराज, ठीक है सब कुछ? तो अब समझते हैं नोड क्या होता है। व्हाट इज नोड? हेडिंग डालो, नोड। बेटा ये समझो, सुनो ध्यान से। नोड क्या है उसको पहचानते हैं। देखो, वेव के टर्म में जब हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज टर्म्ड एज एंटी, बोलो, एंड दिस इज टर्म्ड, ये नोड है। कुछ समझ में आया क्या है? ये नोड क्या है, कुछ समझ में आया? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि वेव फंक्शन मीनिंगलेस होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए। आपको ध्यान है ना, ये प्लस माइनस ऐसे करके लिखते हैं। अरे बाबा, वेव को ऐसे बोलते ना, ऐसे ऑक्सीलेशन। अगर मैं इसको एक्सिस पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूं तो कुछ एरिया इसका पॉजिटिव है, कुछ एरिया नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ये जो 0 हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं? नोड। जीरो इंटेंसिटी, नॉर्मल वेव के बारे में बात करूं तो जीरो इंटेंसिटी वाली चीजों को क्या बोलते हैं? नोड। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली चीजों को क्या बोलते हैं? एंटी नोड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है ना, मान रहे हैं ना उसको क्वांटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, दोनों चीजों को ले लें। तो अगर हम इससे वेव से थोड़ी एनालॉजी लें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे भी वर्ड नोड का आएगा। तो नोड को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। राइट इट डाउन, लिखो। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is 0, where the probability of finding an electron is 0। ध्यान रखना, हम न्यूक्लियस को इससे एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस वैसे भी नहीं। रेडियस 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि R 0 हुआ तो वॉल्यूम 0, उससे प्रोबेबिलिटी। उसको नोड नहीं बोलेंगे, जहां चांस है नहीं मिल रहा है उस जगह पे।
इसलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में अगर कहीं पे हमें नहीं मिले तो इसको करते हैं। अब जब उस इक्वेशन को देखोगे कायदे से तो कैसे निकल के आना चाहिए। अब हमने पढ़ा है कि भाई साई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक थीटा फाई और दूसरा क्या, रेडियल। ये सुनो, और ये क्या है, एंगुलर। तो भाई ये वैल्यू 0 जब होगी तभी तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ साई स्क्वायर 0 हो जाए। और ये 0 कब हो सकता है, जब साई 0 हो जाए। सो प्रोबेबिलिटी 0 होने का मैथमेटिकल मीनिंग ये है, एंड एट द एंड हम यहां पहुंच रहे हैं, साई इज इक्वल टू 0। आ रहा है बात समझ में। एंड साई इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा तो ये 0 तब हो सकता है जब ईदर दिस फंक्शन और दिस फंक्शन और बोथ ऑफ देम आर 0 एट, isn't it? ये 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी वैल्यू विल बी 0, ये 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई। इसलिए दो तरह के नोड डिफाइन किए जाते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। लिखो, मैथमेटिकली नोड can be determined by equating probability with 0. Mathematically, node can be determined by equating probability with 0. अब ये कहानी लिख लो, ये जो मैंने यहां डेजिग्नेट, इसको लिख लो बेटा, this into dv is equal to 0, this is equal to 0, या साई 0 हो सकता है। अब इसके बाद ये लिखना कि साई के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एंगुलर एंड रेडियल। तो नोड भी कितने होंगे, दो। लिखो, इक्वेटिंग प्रोबेबिलिटी विद 0। और इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, अक्षर ध्यान दो इधर, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल रहा हूं। मैथमेटिकली राइट दिस एंड लास्ट में सबसे आखिरी में ये लिखना। तो इससे पता चलेगा कि भाई ये वैल्यू 0 तब हो सकती है जब इन दोनों में कोई भी 0 हो। तो हमारे पास दो तरह के नोड आएंगे। लिखो आगे, टाइप्स ऑफ नोड। लिखो टाइप्स ऑफ नोड। लिखो लिखो यार, जगह छोड़ करके अपना अपना स्पीड अपने उस हिसाब से मेंटेन करो। लिखो टाइप ऑफ नोड। टाइप ऑफ नोड कितने तरह के, सबसे पहला लिखो कौन सा नोड है, रेडियल नोड। कितने तरह के नोड होंगे, दो तरह के। पहला लिखो रेडियल नोड। रेडियल नोड का मतलब क्या हुआ बेटा, corresponds to the space where psi r is 0. This corresponds to a space where psi r is 0. Psi r is 0. Got it? एंगुलर एंड रेडियल। रेडियल का मैंने बता दिया, जब ये 0 हो जाए। अगला लिखो, अगला कौन सा है, हाँ, एंगुलर। लिखो, this corresponds to space around the nucleus when angular wave function is 0. Angular wave function is 0. Angular wave function is 0. इसको 0 से कर। अब देख बेटा, है तो ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो कभी मैं और आपको टाइम से एक दिखाऊंगा क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर की चीजें हैं ना। फिलहाल अभी हम करते हैं कि एनालिटिकली इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो देख बेटा, टोटल जो नोड निकल के आता है जब ये दोनों जगहों पे एक्सप्रेशन देखते हो तो उसकी वैल्यू होती है n-1, जहां पे n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये टोटल नोड, जैसा मैंने बताया इसमें दो तरह के नोड हैं, पहला कौन सा, रेडियल, और दूसरा कौन सा, एंगुलर। एंगुलर वेव नोड का जो वैल्यू होता है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एल।
एक बार बता, टोटल तुझे पता है n-1 और एंगुलर पता है तुझे कितना है l, तो रेडियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1 l या सिंपली n-l-1। ये सुनो, नोट करो ये। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, इसी रेडियल को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। और क्या, इसी एंगुलर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्लेनर नोड, कोनिकल नोड, ये सब देखेंगे हम लोग कहां मिलता है। प्लेनर नोड हो गया, कोनिकल नोड हो गया, सारा यहां मिलता है। अभी मैं आपको पिक्चराइज कराऊंगा कैसा दिखता है ये ना। क्या बेटा, ये बस वैल्यू मिनिमा नहीं बोलते हैं, जीरो, इंटेंसिटी जीरो। अरे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि वो वेव नीचे की तरफ बस प्रोसीड कर रही है, ऑक्सीलेशन के चांसेस नीचे की तरफ है, तो इधर भी इंटेंसिटी हायर है, इधर भी इंटेंसिटी हायर है, फेजेस सिर्फ अलग अलग हैं। ये जो पॉइंट है जहां पे ये जीरो हो जा रहा है, अरे बेटा एक बात बता, ये वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये बीच वाली लाइन क्या है, जीरो वाली है ना। तो इस पे जहां जहां पे वो हो जाएगा वो क्या है, ये तो नॉर्मल ग्राफ के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ के अंदर ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं है इसको। एंगुलर नोड क्या, एल कैसे होता है, मैंने बोला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से निकल के आता है, मैं एनालिटिकल समझा रहा हूं। मैंने बोला तो यार इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, तो आप उल्टा, अभी पहली बात तो ये निकाल ही कैसे पाएंगे, वही अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसलिए आप सिंपल समझ लो ना, ये एल की वैल्यू से डिसाइड होता है एंगुलर नोड, और रेडियल नोड n-l-1 की वैल्यू से डिसाइड, टोटल नोड आते हैं n-1। इसको बिल्कुल इतना ही प्लेन अपने दिमाग में बिठा के रखो। थोड़े फंक्शंस वगैरह पढ़ लोगे, इतने बड़े हो जाओगे, तो मैं रिवीजन पेज में आपको दिखाऊंगा भी कि ये वैल्यूज निकालते कैसे हैं ना, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी लेने का मतलब, एक तो वो एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और ऊपर से आ कहां से रहे वो तो बिल्कुल ही पता नहीं चलने वाला है, तो क्यों उधर टाइम इन्वेस्ट करना। हमें नोड समझना है, नोड निकालते कैसे, बस उतना ही समझना है। मिस्टर प्रभनंद बताओ, एंगुलर नोड का वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, जल्दी बोलो। ये दिस इज द डिफरेंस, यू नो, दिस इज द डिफरेंस। एंगुलर नोड इज इक्वल टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और टोटल नोड, पता नहीं कहां सो रहे, समझ नहीं आता कैसे तुम क्लास अटेंड करते हो। मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे लगता है मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तुम बस उसको कहानी की तरह, यू आर सिटिंग हियर टू लिसन द स्टोरीज, नोवेयर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल थिंग बिहाइंड इट, इजंट इट। अभी मैंने बताया टोटल नोड की वैल्यू बेटा n-1 होती है, एंगुलर नोड l होता है, और तुमसे 1 मिनट की चीज भी रिटेन नहीं हो रही, तो कहां प्रेजेंट हो मुझे नहीं समझ में आता है। Total node is equal to what? n-1. What is n here? Principal quantum number. रेडियल नोड किसके बराबर होगा? n-1 - l। एंगुलर नोड किसके बराबर होगा? आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई ऑर्बिटल मैंने बता दिया जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया एजिमुथल, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी ना। इनको पिक्चराइज बाद में करते हैं, पहले वैल्यूज तो निकालते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द number of radial and planar nodes। प्लेनर नोड किसको बोलते हैं?
एंगुलर का एक पार्ट है वो प्लेनर नोड ना, यूजुअली ये एल के ही बराबर होता है फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। मेरे साथ साथ निकालते चलो तो 1s के लिए बताओ जल्दी। 1s के लिए आपको क्या चाहिए भाई, n चाहिए, l चाहिए, यही दो पैरामीटर चाहिए ना। l की वैल्यू बता इसके लिए, n की वैल्यू बता, रेडियल नोड कितना आएगा 0, एंगुलर नोड कितना आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब 1s इज वन ऑफ वेरी रेयर ऑर्बिटल्स जिसके पास किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है। और अब थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं। डायग्राम बना के ऐसे समझते हैं कि यहां न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ हमने देखा था प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। अच्छा, एंगुलर नोड कहने का मतलब क्या हुआ, इस न्यूक्लियस से कोई लाइन में ऐसे खींचूं जो किसी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाए और जिसपे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो क्या ऐसा कोई भी एंगल बन सकता है एस ऑर्बिटल में जिसपे एंगुलर नोड मिल जाए? कभी नहीं। एस ऑर्बिटल में ऐसी कोई प्लेन नहीं बनेगी, ऐसा कोई सरफेस नहीं बनेगा जिसपे, कौन से सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, एंगुलर सरफेस, ऐसा कोई भी नहीं डेवलप होने वाला जहां पे नोड मिले। सेकंड लिखते हैं 2s। बता इसके पास रेडियल नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितना मिलने वाला है? तो सर n इज इक्वल टू हो गया, l इज इक्वल टू 0। बता n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 1। ये कितना आया? एंगुलर नोड तो कभी नहीं मिलने वाला है, चाहे कोई भी एस का ऑर्बिटल हो जाए एंगुलर नोड नहीं मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं स्फेरिकल नोड का मतलब क्या है इस चीज में, ठीक है? ध्यान से समझना, मैं 2s का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से। अगर मान लो मैंने 90 to 95% की बाउंड्रीज ऐसे खींच दी और यहां न्यूक्लियस बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि यार हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक रेडियस है, एक ऐसा शेल है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और उसको मैं दिखाने के लिए एक सॉलिड स्फेरिकल डायग्राम बना दे रहा हूं। दिस, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके अंदर भी मिल रहा है, बस यही एक जगह है जहां पे, नाउ दिस इज नोड। फिर सर ये लास्ट वाला क्या है? ये तो है 90 to 95% प्रोबेबिलिटी का बाउंड्री, और ये क्या है? नोड। मतलब इस जगह पे रेडियल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और वो एक स्फेरिकल सरफेस होगा। कैसे सरफेस होगा? अब अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कैसा होगा, आ जाओ समझते हैं। आप याद करो, मैंने आपको समझाया था कि बेटा वेव फंक्शन ऑफ 2s कौन सा? रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन for 2s I am going to tell you, and this is the point corresponding to that I am getting exactly 0 value. नोड का मतलब क्या है? when psi becomes 0। और हमें मालूम है कि s के लिए हमेशा स्टार्ट कहां से होता है? मैक्सिमम से। ये मैक्सिमम से स्टार्ट होकर के यहां पे क्या हो गया? 0। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है प्यारे बच्चों, इसको आप कर्व टाइप में बना लो। जीरो हो गया। इसके बाद क्या? तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले दिखाया था कि वेव जो ऊपर नीचे जाते हैं बेटा, उनकी वैल्यू 0 से होकर के जाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में 0 आता है। तो इसका मतलब इस साइड अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पक्का ये नीचे जा रहा है,
ये इनफाइनाइट पे मैं टच करते हुए दिखा रहा हूं, ये प्लस है, ये माइनस है, और यही क्या है, नोड, ग्राफिकल। और मैंने इसलिए ऐसे दिखाया ताकि आप समझ सको ये ओरिजिन ही क्या है, न्यूक्लियस, इस साइड में क्या है, रेडियस। अब कोई बोले कि क्या आप साई स्क्वायर का ग्राफ नहीं दिखा सकते, क्या, क्यों नहीं दिखा सकते? किसी भी चीज का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव बना दो, तो ये यहां से यहां तक तो रहेगा ही, बस नीचे वाली वैल्यू को स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बोलना नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर क्या होता है, ये मॉड ऑफ क्या हो गया, साइज। अच्छा, अगर मैं आप प्रोबेबिलिटी पूछूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोब, तो प्रोबेबिलिटी का खास बात क्या है, स्टार्ट कहां से होगा, ये जीरो से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे वॉल्यूम क्या होता है, जीरो, इट विल स्टार्ट विथ जीरो। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे वैसे वैसे कितने लोग कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये सुनो, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अच्छा फिर एक बार जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी साई क्या हो गया है, जीरो, तो साई जीरो, तो प्रोबेबिलिटी भी, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसलिए ये जो मैक्सिमा है, मतलब जो हाइट है, वो बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट माय डियर 2s का, दिस इज रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का ग्राफ है। आई एम जस्ट डूइंग इट एनालिटिकली बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ दिस नोड, जस्ट एनालिटिकल। मैं इसका फंक्शन भी लिख सकता हूं बट वो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, तो अभी आप एनालिटिकल तरीके से लिखिए कि कभी ऐसे लिख के आया हो और आपसे पूछे ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये नोड है। अच्छा, कोई एक बात बताएगा, ये जीरो तो इधर भी दिखाया है, इसको नोड क्यों नहीं लिखा? जीरो तो इस जगह पे भी दिखाया है, इसको नोड, पहली बात तो ये जीरो है ही नहीं, ये इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, थोड़ी बहुत, बहुत कम है, ये एग्जैक्ट जीरो है, बिल्कुल टच किया है एक्सिस पे। और न्यूक्लियस वाले को तो हम वैसे ही एक्सक्लूड करते हैं नोड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन के मिलने का वैसे भी कोई चांस, तो नोड सिर्फ यही है, ओनली वन नोड, दिस इज नोड, यही नोड। रेडियल नोड ये है जो तुझे दिखाया है यहां पे, अ सरफेस whose distance from the nucleus is constant। वैसा सरफेस कैसा होगा, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो क्या बना सकते हो, 3 डायमेंशनल, 2D बनाना हो तो सर्कल बनाओगे, 3D बनाना हो तो क्या बनाओगे, एक स्फीयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड, यही वो नोड है। दिखने में ऐसा होगा, अरे इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना है तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस के बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 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 एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच गए वहां मिल ही नहीं रहा है, 0% चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के, उसके फिर बाद फिर मिलने लग गया इलेक्ट्रॉन। तो देखना प्रोबेबिलिटी से देख, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, जीरो आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस बने और इनफाइनाइट तक जाते जाते टेंडिंग टू जीरो। हाँ, आर की वैल्यू, हाँ रेडियल नोड बनाया है, तो रेडियल नोड का मतलब रेडियल डिस्टेंस थोड़ी ना होता है, इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, ये स्फीयर जैसा कर रहा है, इसलिए इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। समझ आ गया? बना लो इसको अच्छे से। और ये तो बड़ी लंबी कहानी मैंने तुम्हें बता दिया, कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम एंड ये सब एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, सिर्फ ये वैल्यूज ही देकर के पूछता है, बताओ 4p के लिए, 5p के लिए रेडियल नोड, एंगुलर नोड की वैल्यूज कितनी, दैट्स इट, है ना। इससे ऊपर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस में आते हैं। कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। साई आर एंड साई आर के स्क्वायर में, तो साई आर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, राइट, तो उससे कोई हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो रहा है, जबकि मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकली डिफरेंस देखना चाहते हो तो ये साफ दिख रहा है। साई में कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें दिखती हैं, स्क्वायर कर दोगे तो हमेशा जस्ट इसको मैथमेटिकल तरीके से ही लेने की कोशिश करो, है ना। नहीं कोई खास डिफरेंस। सभी को क्लियर हो गया बेटा? आइए चलिए आगे के ऑर्बिटल्स देखते हैं। नाउ लेटेस्ट, अब मैं आपको डिस्कस करता हूं 3s। बताओ इसका रेडियल नोड कितना होगा? एंगुलर नोड तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू क्या है? 3। तो बता रेडियल नोड कितना होगा? 3 माइनस कितना आया? 2 ना। क्या ऐसे जैसे मैंने ये बनाया है, क्या आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो इसको बनाने की? ट्राई करना, ट्राई करो एक बार, खुद ट्राई करो, करो बनाओ जैसे मैंने किया है यहाँ पे। हाँ ऐसे ग्राफ, हाँ ये तीनों ही बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोला, वही करना है, बनाओ। हाँ रफ में बनाओ, क्या बोल रहे हो? हाँ बाबा जो भी आएगा तुम लोग बनाओ तो सही, फिर मैथ कराना, रफ में बनाओ। देखो एक और चीज कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कभी भी ना नोटबुक के अंदर अगर आपको रफ फेयर में एलर्जी होती है बहुत ज्यादा, तो आप ना पेंसिल यूज किया करो, पेंसिल से अटेम्प्ट कर लो, गलत हुआ तो उसको मिटा लेना, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। बना लिया? कल में तो सिर्फ एक ही बार आया था ना, यहां से बस यहां तक, इसके नीचे वाला ये कल जो मैंने प्रोबेबिलिटी दिखाई थी उसमें कहां टच कहां किया था? कल तो 1s का दिखाया था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऐसे गई थी, ये इनफाइनाइट पे टच करता है, इनफाइनाइट और 0 को छोड़ देते हैं, बीच में जितनी बारी हो रहा हो वो नोड्स होते हैं। हाँ चेक कर लेता हूँ, गविश दिखाओ क्या बना है। हाँ बिल्कुल सही बना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिखा, तू भी दिखा दे। नहीं बनाया अभी तक? अच्छा ठीक, ग्राफ भी बना ले, ग्राफ भी बना ले। हाँ दिखा बेटा, ग्राफ दिखा। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, बस ग्राफ बना लो तो और मजा आ जाएगा बस। हाँ ठीक है, बस ग्राफ में थोड़ा सा करेक्शन है। ये इनफाइनाइट पे मेरे बच्चा कितनी बार बोलूं एक ही बात है, नहीं नोड नहीं, इनफाइनाइट पे वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं, कट नहीं किया, एग्जैक्ट 0 नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कितने लोग कह रहे हो सर रेडियल नोड आए कितने हैं? कितने आए हैं? 2 ना। तो इस ग्राफ में 2 जगह ऐसे होंगे जहां पे 0 वैल्यूज आएगी, यस और नो? बस यार और क्या करना था। ये क्या है, लास्ट वाला क्या है?
90 to 95% की बाउंड्री है, ये सुनो। और ये सेकेंड रेडियल नोड है और ये फर्स्ट रेडियल नोड, और इसके बीच में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है डॉट 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 से कि हर जगह मिलेगा, बस इन पॉइंट्स पे नहीं मिलेगा। बस यही मैं बोल रहा था ड्रॉ करने के लिए, और क्या। ये समग्र खन्ना बोल रहे कि सर नो सर, पहले ही अटेम्प्ट नहीं लेना है, पहले ही हथियार डाल देने हैं। हारे हुए लोग। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बातें नहीं, नो डिस्कशन एवरीबॉडी। देख यहां से साई का वैल्यू ऐसे जाएगा नीचे एंड फिर ऊपर आएगा। क्योंकि एक नोड यहां बना है प्लस से माइनस में, और फिर माइनस से प्लस जाएगा, तभी दोबारा ये नोड आएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई रेडियल फॉर 3s। कितने समझदार लोगों को ये लगता है कि सर अब ये बन गया तो आर स्क्वायर तो बड़े आराम से बन जाएगा। क्या करना होता है समग्र खन्ना, बताइए क्या करना पड़ेगा? कह रहे ड्रॉ करना पड़ेगा। देख रहे हो कितना इंटेलेक्चुअल मुझे आंसर मिलते कभी कभी। मैं बहुत इनलाइटेंड फील कर रहा हूं तुम लोग के साथ। यहां नीचे टच करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर टच करेगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये इक्वल उसके नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये नीचे ही रहता है, प्रोबेबिलिटी में ऊपर जाता है। अभी उस डिटेल में तुम लोग मत जाओ तो सही है। अब कितने लोग कह रहे हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी तो देख वो 0 से शुरू होगा, ये लास्ट में ऐसे कर रहा हूं ताकि तुमको ये ना लगे कि ये दोनों टच कर गए, वरना तुम इसको भी जोड़ ले रहे हो नोड में। नोड सिर्फ ये है और ये, ओनली दीज टू। अब मुझे बताओ कितने लोगों का डायग्राम इसके आसपास बना है, हाथ उठाओ। हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोग सही समझ गए, सही तरीके से इंटरप्रेट करें। नहीं बना था? प्रवनन विजुलाइज हो गया? नोड कैसे होगा? नोड विजुलाइज हुआ, क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। देखो खड़े होने से फायदा है ना, अब तुम डेली क्लास खड़े हो गए, बैठे रह रहे हो तुम्हारा दिमाग जाम हो जा रहा है बिल्कुल। हाँ नहीं, वैसे ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, जो हमारा ब्रेन है ना, उसका अगर आप फंक्शनिंग चेक करोगे तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा मिला है कि व्हेन यू आर लेइंग डाउन कंप्लीटली, सो रहे हो तो बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, बैठ जाओ तो थोड़ा बेटर होता है, और खड़े हो जाओ तो उससे बेटर, और वॉक करो तो सबसे बेस्ट तरीके से फंक्शन करता है। जब भी स्ट्रेस में रहो, कुछ भी ऐसा वैसा अजीबोगरीब थॉट आ रहे हैं, जस्ट गेट अप एंड जस्ट वॉक, अपने आप ठीक हो जाता है। और उसका लेना देना पता है किस चीज से है? आपके ब्रीदिंग पैटर्न से। आप कभी भी गौर करना, एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी आप सैड हो या अंदर से अजीब सा इमोशनल टर्बुलेंस है ना, आप अपने बस लेंथ ऑफ जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो ना, उसके लेंथ को देखना कभी भी। मतलब वो जितना लाइट होता जाएगा उतना ही आपका पैनिक इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो योगा एंड मेडिटेशन वगैरह गाइड करते हैं, वो लोग बोलते हैं जब कभी भी आपको एंग्जाइटी होने लगे, जस्ट डू वन थिंग, कुछ मत सोचो, बस लंबी लंबी सांसें लो। तो ब्रेथ का लेना देना है आपके थॉट प्रोसेस से। इसलिए जब आप वॉक करते हो तो आपको एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो बॉडी उसके लिए एनर्जी कहां से मिलता है? आप जब इनहेल करते हो ऑक्सीजन मिलता है उसको, उसी ऑक्सीजन से वो कंबशन रिएक्शन कराता है, वहीं से एनर्जी मिलता है। तो जब आप वॉक करोगे तो ऑटोमेटिक, और दौड़ने लग जाओ तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, सारा स्ट्रेस भूल जाओगे, फिर लगेगा यार कितना जल्दी मैं रुकू, थक गया एकदम, है ना। इसलिए एक्टिविटी जरूरी है।
कुछ लोग बैठ करके ही सो जाते हैं पूरा बैक, ये पीछे वाला ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको आराम से ऐसे लगा, यही सोफा लगा लिया, बस चले तो उनको सामने भी यहाँ दे दो तो ऐसे पलट जाएंगे यहीं पे। तो ऐसे अगर करोगे तो आप अपने ब्रेन का मेजर हिस्सा आपने वैसे ही इनएक्टिव कर दिया, ठीक है यार तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ध्यान में चले ही जाओगे एकदम से तुरंत, है ना। क्या लगवा दो कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। है ना, मिटा दो, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि रेडियल नोड का फिजिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकली उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एस का काम खत्म करते हैं, बातें हम लोग पी पे। बताओ पी का एग्जिस्टेंस कौन से शेल से होता है? 2 से ना, फर्स्ट से कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं फर्स्ट से? n इज इक्वल टू 2 से 2s 2p मिलता है, 3 से 3s 3p 3d, मतलब d थर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा p में अब थोड़ा स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा, p में कौन से ऑर्बिटल px py pz, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर 2px फर्स्ट। चलो क्वेश्चन करते जाओ तुम लोग। 3px 4py 5pz, क्या निकालना है? क्वेश्चन मैंने क्या दिया है? हाँ, फाइंड रेडियल नोड एंड एंगुलर, वही चल रहा है अभी हमारा। चलो जल्दी जल्दी करो। लेना देना है बिल्कुल, ग्राफ अभी बनाओगे तो देना लेना देना क्यों नहीं है। वैल्यूज में तो एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है बेटा इसकी? 2। एल की वैल्यू, तो बता इसके रेडियल नोड कितने होंगे और एंगुलर नोड कितने आ रहे हैं? आ रहे क्या? आओ, हाँ देवांशिका, मैं ऑडिबल ना हूं? ग्राफ ड्रॉ कर लिए बेटा आप लोग? क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, जल्दी करो ड्रॉ। आओ पहले ग्राफ दिखाऊं मैं, कैसा दिखेगा? देखो अभी तक तो आपने एस के अंदर देखा सिर्फ एक ही नोड मिल रहा था ना, बोलो बेटा एक ही मिल रहा था ना। आइए अब आपको थोड़ा समझाते हैं। यहां रेडियल नोड 0, वैसे आपको ना, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रेडियल फंक्शन के बारे में हल्का सा बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। टेंशन जैसी हो जाए तो आप एकदम भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बताया भी आपको। रेडियल फंक्शन कभी भी लिखते हैं, सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन रेडियल फंक्शन।
रेडियल वेव फंक्शन में कितने कंपोनेंट है? 3 है जी। एक है एक्सपोनेंशियल जो e टू द पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू r, मैं उसको केवल r लिख रहा हूं। दूसरा पार्ट है r टू द पावर l का, एंड तीसरा जो पार्ट होता है वो एल्जेब्रिक होता है, a माइनस बी आर माइनस सी आर स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में r टू द पावर n माइनस l माइनस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, क्यूबिक इक्वेशन बस देखा होगा, सॉल्व भी कर लिया है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ समझ में आता है उससे मतलब क्या है? क्यूबिक इक्वेशन के मतलब 3 रूट्स, क्वाड्रेटिक का मतलब डबल रूट, लीनियर का मतलब सिर्फ एक ही रूट होगा। यस और नो? कितने समझदार लोगों को ये दिख गया कि सर ये पावर n माइनस l माइनस 1 लिखने का मतलब इतने नंबर ऑफ इसके रूट्स होंगे। यस और नो? मतलब इतनी बारी ये रेडियल फंक्शन 0 होगा। तो यही तो रेडियल का जो मैं नोड निकाल रहा था यही तो बता रहा था, n माइनस l माइनस 1 उसके फंक्शन से आया है। अब तुम लोग ज्यादा क्यूरियस होते चले गए, इसलिए मैंने दिखा दिया कि देख फंक्शन इसका कैसे दिखेगा। गॉट इट? अब समझ में आया नोड कहां से आया? अरे कहोगे सर इसमें तो इतने सारी चीजें हैं, तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है। r की वैल्यू इनफाइनाइट भी डाल देगा तो ये टेंडिंग टू 0 होगा, नॉट एग्जैक्टली 0। ये वैल्यू r पे पावर अगर 1 आया तो r इज इक्वल टू 0 पे ये 0 कर सकता है, अदरवाइज ये भी 0, और r इज इक्वल टू 0 को तो हम कभी भी नोड की तरह कंसीडर, तो इसलिए ये सारे हमारे लिए यूजलेस फंक्शन है, यही हमारे लिए काम का फंक्शन है। एंड IIT जेई ने एक बारी इसी पे एक ग्राफ देकर के क्वेश्चन पूछ लिया था, ग्राफ नहीं बल्कि इक्वेशन देकर के क्वेश्चन पूछ लिया था कि साई r फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज एक्सप्रेस लाइक दिस, और मैं जितना लिख रहा हूं ना उसने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा था 2r माइनस 3r स्क्वायर माइनस समथिंग ऐसे करके। अब पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियल नोड्स, ये क्वेश्चन आया था। सिंपल मैथमेटिक्स थी, इसको इक्वेट कर दो 0 से, इसके वैल्यूज निकल के आएंगे, वो आपको r1 r2 r3 वैल्यूज मिल गए। अब न्यूक्लियस से तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि कहां और कहां पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या आंसर नहीं निकाल पाओगे क्या मोटू लोग? निकल जाएगा या नहीं? अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये कहां पे कट किया है, कहां पे कट किया है, कहां पे, यानी ये r1 r2 r3 निकल गया, 3 रूट्स, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या यार, r3 माइनस r2? यही पूछा था एक बार IIT जेई में एक्सप्रेशन देकर। समझ गए? तो ये इतने भारी भरकम इक्वेशन को इधर देखना ही नहीं है, देखना कहां से है, यहां से, क्योंकि यही वैल्यू ही क्या हो सकती है, 0। ये वैल्यू 0, और ये अगर हुआ भी तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे होगा, जिसको हम वैसे भी रेडियल की तरह नहीं। अच्छा, मैंने ये क्यों दिखाया? ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूं S and P में। I am going to draw radial psi r versus r graph, radial function versus r graph for किसके लिए? 2px के लिए। बता इसमें रेडियल नोड कितना आया है? 0, है ना? अच्छा याद कर, मैंने साई का ग्राफ जो था वो s के लिए स्टार्ट एकदम ऊपर से किया था, ये सुनो, लेकिन p के लिए मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, और तुम लोग हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आ गई। साई r फॉर p ऑर्बिटल, एनी p ऑर्बिटल और एनी अदर ऑर्बिटल अदर देन s, सिर्फ s के पास ये लिबर्टी कि उसका मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, बाकी सभी साई का वैल्यू उनके साई स्क्वायर कर देगा, तो कौन सा बड़ा बात है यार, सारे पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं प्रोबेबिलिटी वो भी ऐसे ही रहेगा, तो कोई खास डिफरेंस है ही नहीं, और होना भी चाहिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी में लिख दे रहा हूं। ये कितने लोगों को समझ आ गया ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन इज, आ गया क्या? नहीं तो मैथमेटिक्स देखो ना, ये इसलिए तो मैं इक्वेशन दिखाया हूं। कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ s ऑर्बिटल ही ऐसा है जिसके लिए ये पार्ट गायब हो जाएगा,
क्योंकि L की वैल्यू S के लिए क्या होती है 0, तो R रहेगा ही नहीं, तो ये फंक्शन R इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा ही नहीं, क्योंकि 0 करोगे ये सब 0 हो जाएंगे, ये बचा रहेगा कांस्टेंट, ये है ही नहीं। और इसको R इज इक्वल टू 0 डालोगे तो K इंटू ई पे पावर 0 विल बी K इटसेल्फ, सो K इंटू सम वैल्यू विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए वो स्टार्ट होता है यहां से। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं किस चीज का बेटा, जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि p ऑर्बिटल है, मतलब L वैल्यू इज नॉन जीरो, L की वैल्यू कितनी है 1, और जैसे ही R पे पावर 1 आ गया तो R इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू। सो दिस इज दिस फैक्टर विच क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन S एंड अदर ऑर्बिटल। साई का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस फंक्शन के वजह से S के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि S के लिए ये है ही नहीं, गायब हो गया है, L की वैल्यू 0 हो जाती है। बाकियों के लिए फैक्टर रहता है जो पूरे फंक्शन को R इज इक्वल टू 0 पे 0 बना दे। अरे समझ आया? सो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ फॉर P। किसके लिए? 2P। वो X हो या Y हो, रेडियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सभी को तो यहां X ही लिख दो, लिख लीजिए बेटा। और अब ये एक्सप्रेशन लिख लो ताकि आपको ये तकलीफ समझ में आए। अच्छा इस बार देखो, जैसे मैंने बताया था आपको S ऑर्बिटल के लिए, एज यू गो क्लोज टू द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीजेज एंड अटेन्स अ मैक्सिमा क्लोज टू न्यूक्लियस। यहां देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, डिफरेंस है ना। S ऑर्बिटल एंड बाकी ऑर्बिटल में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस? प्रोबेबिलिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का नेचर इसका भी वैसे, सभी का वैसे है, ये दोनों ग्राफ में डिफरेंसेस है। हाँ बेटा नहीं टच करता, कितनी बार समझाया, इनफाइनाइट पे एसिम्प्टोटिक बना लो, नहीं टच करता है मोटू, इनफाइनाइट पे नहीं टच करता है। किस पे? एक पे तो टच करेगा ना, नोड है तो टच करेगा। ये तो ये टच करेगा बेटा, ये न्यूक्लियस से है, इस साइड तो 0 ही रहेगा, ऐसे करके। आप कहीं पे वो नोट करके लिखोगे क्या? दिस फैक्टर इज बेसिकली द डिफरेंशिएटर बिटवीन S एंड अदर ऑर्बिटल्स। दिस फैक्टर लिख रहा है, ये फैक्टर लिखवा रहा हूं, दिस, लुक एट हियर, R to the power L is the differentiating factor for R पे power L is difference। हाँ, for S orbital and other orbitals। हाँ, यहाँ पे R क्या है? R is the radial distance from the nucleus। R is the radial। रेडियस कैसे बोलोगे? जब सर्कल बनाओगे तब ना रेडियस बोलोगे। रेडियल डिस्टेंस मतलब इट कैन बी ऑफ एनी पॉइंट ना। क्या बेटा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। हाँ ये माइनस है, माइनस K1 इंटू आर, ये यहाँ पे, हाँ A माइनस बी आर माइनस सी आर स्क्वायर ऐसे ही चलता है। माइनस यहाँ पे K1 क्यों लिखा है यार? वो कांस्टेंट है, ये अलग है, ये अलग कांस्टेंट होगा इसलिए लिखा है। हाँ बेटा, हाँ ग्राफ सबके लिए सेम होगा, चाहे वो px हो, py हो, pz हो। क्यों सेम होगा? क्योंकि रेडियल में कोई फर्क नहीं है। फर्क किस में होगा? एंगुलर में। एंगुलर में नोड देखो 1 आ रहा है ना, अभी दिखाता हूं मैं एंगुलर का।
एंगुलर का कभी ये आपको फंक्शन लिखने के लिए नहीं आएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर यूज होती है। तो एंगुलर का सिर्फ आपको नोड दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। ग्राफ सिर्फ रेडियल के ही सिलेबस में है, और वो भी सिर्फ जेई एडवांस के, ठीक है। मिटा दूं? ले, कितना देर तुझे लग, तू एकदम अच्छा अच्छा नोट्स क्यों बना रहा है भाई? थोड़ा सा रफ के, ग्राफ भी पूरा स्केल से नाप नाप के बना रहा है ये लड़का। ये भी तो नहीं कर रहा है, ये 5 एंगस्ट्रॉम पे ये मैक्सिमम मिल रहा है, ऐसे ऐसे लिख तो नहीं रहे। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। नेचर एक ही है बेटा तीनों का। आइए बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं इसका रेडियल। बिल्कुल बात नहीं, चुप हो जाओ एकदम। इसमें देखो एंगुलर नोड कितना था, 1 ना। आओ इसको बना के देखते हैं ना। बताओ पीएक्स बनाओ, तो सभी लोग अपने नोटबुक में पीएक्स बनाओ, तो मैं चेक करूं। बनाओ पीएक्स। पीएक्स बनाइए, आप पीएक्स का डायग्राम बनाइए। पीएक्स ऑर्बिटल को शो करिए नोटबुक में। आओ बेटा मैं समझाता हूं, देखो बताओ पीएक्स कैसा होता है बेटा, डंबल या डबल डंबल? इसकी जरूरत है बहुत सारे लोगों को, डंबल की बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत सारे लोगों को। फिजिकली और मेंटली फिट दोनों होने में काम ये करता है बहुत। आओ देखो इधर, ध्यान दो मोटू, इधर देखो। ये ग्राफ बनेगा ऐसे, डॉट 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 डॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सी बात कर रहा हूं इस समय? रेडियल फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंगुलर की बात कर रहा हूं। ओके, आई एम गोइंग टू टेक डिफरेंट प्लेन्स विच इज कंटेनिंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस बोले तो ये एक्सिस, इसको कंटेन करते हुए मैं इसके एंगल चेंज करता रहूंगा। मुझे ये बताओ, अगर प्लेन मैंने ऐसे पास कर दिया तो क्या इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस 0 है क्या? बिल्कुल नहीं सर, देखो ना यहाँ पे डॉट 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 से टकरा गया, प्रोबेबिलिटी है। इसके एंगल को बढ़ाते 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 जैसे ही मैं 90 करूंगा इस प्लेन को, यानी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। ये प्लेन का नाम क्या है? ये जेड एक्सिस को लिया है और वाई एक्सिस को, तो वाईजेड प्लेन है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? वाईजेड प्लेन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि सर आप देखो इधर तो कट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, बिल्कुल सीधा सीधा, ये न्यूक्लियस था, प्लेन बिल्कुल ऐसे चला गया, तो इस पे तो कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ऊपर कहीं कुछ है ही नहीं। नाउ दिस इज प्लेनर नोड एंड दिस इज एंगुलर नोड। कभी पूछता है एग्जाम में कि बताओ px के लिए कौन सा प्लेन प्लेनर नोड या एंगुलर नोड की तरह बिहेव करता है, तो आंसर क्या होगा? YZ प्लेन। इज दैट क्लियर? और जैसा मैंने आपको बताया कि नोड के एक तरफ और दूसरे तरफ वेव फंक्शन का साइन अलग अलग होता है, तो इसलिए इस लोब का साइन पॉजिटिव और इस लोब का साइन नेगेटिव दिखाया जाता है।
पॉजिटिव से 0 एंड फिर 0 के दूसरे साइड नेगेटिव। दीज आर द साइन ऑफ फेजेस ऑफ द वेव। फेज बोलते हैं इसको। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज है। दीज आर जस्ट द फेजेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बीच में एक नोड है। इज दैट क्लियर? दिखाइए और लिखिए इस बात को। PZ हैव, सॉरी कौन सा था, PX हैव 0 रेडियल नोड बट 1 प्लेनर नोड। 0 रेडियल नोड बट 1 प्लेनर नोड। 0 रेडियल नोड बट 1 व्हाट? प्लेनर नोड। और वो कौन सा है प्लेनर नोड? कौन सा प्लेनर नोड है? लिख लो, YZ plane is behaving as node here. YZ plane is behaving as node here. जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा। YZ is behaving as, and अब आप इसको ग्राफ मतलब ऐसे दिखा लो, बना के दिखा लो। ये मत बनाना, ये तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा था। हाँ, YZ प्लेन तो बिल्कुल बनाओ बेटा, ये तो जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 ऑन दिस प्लेन। कौन सी लाइन? नहीं, वो मैं बता रहा था कि प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर अगर पास करो यहां से, सॉरी यहां से ऐसे पास करो। नहीं, अरे YZ प्लेन का मतलब क्या हुआ? कंटेनिंग Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। दिस प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ये प्लेन है YZ प्लेन। ऐसे वाला कोई रैंडम प्लेन था विच इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, उसके अबाउट नहीं मिल रहा था हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, तो इसलिए तो मैं ऊपर लेके गया। हाँ, n-l-1 लगाओगे तो n-l-1 लगाओ। n की वैल्यू कितनी थी? 1। कौन सा ऑर्बिटल है ये? px। कौन सा px है? क्या 1 में px होता है क्या? 2px था क्या? 2 - 1 में। अच्छा, ये तभी से नेगेटिव बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से नेगेटिव आ रहा है इसके दिमाग में। कह रहा था रेडियल नोड तो सर -1 आ रहा है। -1 कैसे आ सकता है बेटा? या तो 0 नोड आएंगे या तो कुछ वैल्यू है। कभी कहां अटक जाए तुम लोग का दिमाग ना। इसमें रेडियल नोड है ही कहां जो दिखाऊं? 0 था ना रेडियल नोड तो। आओ चलो 3px, एवरीवन 3px। बताओ इसका रेडियल नोड कितना होगा? 1। एंगुलर नोड देख लो भाई साहब, आपका -1 तो नहीं आ रहा कहीं? पक्का? कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। आइए आपको समझाता हूं मैं। अब 3px में नोड दिखाओ। कितने लोग कह रहे हो सर कि प्लेनर नोड तो चाहे कोई भी सेल का px, कोई भी सेल का px हो, प्लेनर नोड तो हमेशा px के लिए YZ प्लेन ही रहने वाला है। अरे क्यों? अलग अलग 3 के बजाय 4 का होगा तो इनके साइजेस में डिफरेंस होंगे, बट नेचर तो ऐसे ही होने वाला है ना। और यही प्लेन ही तो डिसाइड होने वाला है दैट दिस YZ प्लेन विल ऑलवेज बी। तो प्लेनर नोड तो कंफर्म हो गया। अब कहोगे सर एक बात बताओ, अगर ऐसा ही है तो रेडियल नोड इसमें कैसा दिखेगा? चलो ये तो मान लिया कि ये प्लेनर नोड है, यही YZ। आइडियली मुझे ऐसे दिखाना चाहिए क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो, बट मैंने इसलिए ऐसे दिखाया था कि थोड़ा आपको दिखे कि ये प्लेन है, वरना आप लाइन ही समझने लग जाओगे। ठीक है? आइडियली ये बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको देखने से इल्यूजन हो रहा है। इट इज गोइंग लाइक दिस। हाँ, बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है ना? अब मेरी बात ध्यान से देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं किसका बेटा? 3px। 3px के केस में अभी भी यही प्लेन क्या है उसका? YZ प्लेन इसका प्लेनर नोड है।
या एंगुलर नोड जिसको हम बोल रहे हैं। लेकिन इस बारी हमने देखा तो हमें पता चला कि यार एंगुलर नोड एक आ रहा है और एक रेडियल नोड। अब रेडियल नोड कैसे दिखाएं? तो रेडियल नोड का मतलब क्या होता है? अ स्फेरिकल सरफेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 0। तो यहां से किसी r डिस्टेंस पे चले जाओ, एकदम दूर मत जाना, कहीं यहां पे। अब वो हमें इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, उस r की कौन सी वैल्यू आ रही है, जो भी आएगा वहां पे एक सरफेस बना लो ऐसा, और पूरा डॉट 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 करके। मतलब यार ये पूरा सर्कल है बेटा ना, बहुत ही गंदा बनाया मैंने। हाँ देखो कैसे यस सर आ रहा है, इसमें यस सर जरूर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट रेडियल नोड। अब कुछ हमारे इतने समझदार बच्चे हैं जो बोलेंगे सर रेडियल नोड तो दो दो दिख रहा है, एक इधर भी एक इधर भी। तो ये एक आर का एक फिक्स वैल्यू है, पूरा पूरा अगर आप स्फीयर बनाओगे तो बाहर तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसलिए यहां दिखा नहीं रहा हूं। दिखाने का तो यहाँ पे, यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां जीरो क्यों हो गया? वो नोड को रिप्रेजेंट करता है। जहां था इलेक्ट्रॉन ही नहीं था वहां नोड का क्या मतलब? पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं था वहां पे, नोड का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहां पे हम लोग ये, दिस इज रेडियल नोड एंड दिस इज प्लेनर नोड। हैप्पी हो गए आप लोग? अब आगे बढ़े। ऐसे ही अब देखो, प्लेनर नोड हर बार फिक्स हो जाएगा, बट रेडियल नोड आप 3px के बजाय 4px 5px 6px करोगे, यही बढ़ते जाएंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड यार। हाँ बेटा, किसका ग्राफ बना के देखो? क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? आसान है यार, देखना साई आर का ग्राफ बना रहा हूं। देख स्टार्ट जीरो से होगा क्योंकि यहां कुछ नहीं था, फिर यहां पे भी जीरो हो जाएगा और इसके नीचे नेगेटिव। साई आर, साई आर स्क्वायर कर देगा तो कैसा बनेगा? दोनों ऊपर, और प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल नेचर ऐसा ही। दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ फॉर 3px। दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी, है ना? क्योंकि जहां पे रेडियल नोड आया वहां तो करना। ध्यान देना मैं कौन सा ग्राफ दिखा रहा हूं, रेडियल रेडियल रेडियल, जस्ट वन कंपोनेंट, नॉट द एंगुलर। क्या हो गया? नहीं बेटा ये टच नहीं कर रहा है, ये लास्ट वाले को मत मानो टच कर रहा है। तुम लोग किसी दिन तुम लोग मुझे भेज ही दोगे, पागल खाने लग रहे हैं। एक ही बार तो टच किया है ना ये, हियर ओनली। न्यूक्लियस के पास जो करता है उसको तो हम वैसे ही मानते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। वी ओनली कंसिडर दिस, दिस इज नोड माय डियर, दिस इज नोड, नोड एंड नोड। गॉट इट? अब ये आखिरी ग्राफ था जो मैंने आपको दिखाया, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूं, कोई भी ग्राफ। अब सीधा सीधा सबके आंसर करते जाओ, कहानी खत्म करते हैं। बताओ रेडियल नोड कितना होगा बेटा, और एंगुलर नोड? हाँ बड़ा आसान है यार, एंगुलर नोड ना सिर्फ एजिमुथल से पता चलता है, प्रिंसिपल कुछ भी उससे कोई मतलब। अच्छा बता, इसके लिए कौन सा प्लेन है जो प्लेनर नोड की तरह बिहेव कर रहे हैं? एक्स जेड, यस, यहां पे लिख लो, एक्स जेड प्लेन इज नोडल प्लेन। क्या बात है बेटा, अब जाके थोड़ा तुम लोग पतले हुए हो, फिट हो गए मतलब। अब चलो अगला देखें, अगला देखें। इतना ही दिया था क्या? बता उसका एंगुलर नोड कितना होगा? 5pz। रेडियल नोड कितना होगा? एंगुलर नोड, एंगुलर नोड 1 होगा क्या? बोलना, बोलना बेटा। अच्छा जी, और कितने लोग कह रहे हैं ये एंगुलर नोड कौन सा प्लेन होगा? कौन सा है? जेड है ना, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ये समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, वेरी नाइस। अब आप इसके लिए कर दो एक बारी, dxy के लिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेनर नोड के बारे में, शो द प्लेनर नोड ऑफ dxy, dx2 y2 एंड dz2।
क्योंकि प्लेनर नोड जब पूछ रहा हूं तो आपको n का वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। शो दी प्लेनर नोड ऑफ dxy dx2y2 एंड d बना के दिखाओ और उसका नाम लिखो इफ पॉसिबल। नाम मतलब जैसे xy प्लेन लिख रहे थे वैसे ही। डू इट फास्ट बेटा। आप डायग्राम बनाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो पीछे से कॉपी कर सकते हो तुम लोग, डायग्राम देख लो, पता नहीं याद हो या नहीं हो। डबल डंबल वाला देख लो एक बार। आ जाएंगे, एक्चुअली मॉर्निंग इवनिंग दोनों कंबाइन किया था ना। हाँ बेटा, z² में प्लेनर नोड कैसे बन रहे हैं? प्लेनर नहीं बनेंगे, एंगुलर बनेंगे। एंगुलर कौन सा बनेगा वो दिखाऊंगा। सबसे फैसिनेटिंग जो सरफेस आने वाला है इसी का आने वाला है, dz² का। आई विल शो यू। बना दिया? चलो आंसर करो तो dxy का बताओ कहां पे लोब होगा बेटा? बिटवीन द एक्सिस, यस और नो? बता, बिटवीन द एक्सिस है तो कितने लोग कह रहे हैं ये जो एक प्लेन है सर x एंड z एक्सिस को लिया हुआ, दिस विल बिहेव एज वन प्लेन x z। अरे समझ आ रहा है क्या? ऐसे और ऐसे बाहर की तरफ, और ऐसे कट करेगा तो y एंड z की तरफ। तो कितने लोग कह रहे हैं दो मिल रहे हैं? यही दोनों हैं। planar node is equal to L is equal to 2 and these are the plane। कौन कौन से? YZ and XZ planes are behaving as nodal plane for DXY। जो एक्सिस मिसिंग है उसको लेते हुए और जिन एक्सिस पे उनका एक एक पार्ट लेते जाओ, जैसे X एंड Z। ये समझ गए बेटा? नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे इल्यूजन लग रहा है तो ये तो सारा पार्ट ले ही लिया है, but actually it is going like this। Got it now? चल ठीक, अब अगला देख लेते हैं। कौन सा? x² y²। अब बता इसका लोब कहां मिलता है? अब बता, अगर एक्सिस पे है तो कितने लोग कह रहे हैं z एक्सिस को लेते हुए बनेगा, लेकिन इस बार ये ऐसे बनेगा। Now this plane is at an angle of 45 degree from either of the axis x and y and containing z axis, and this is also from minus x axis side 45 डिग्री का एंगल बनाया है and containing z axis। So this is node, ये नोड है और ये नोड है। So these are the two planar node। इनके नाम डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, आप कैसे लिखोगे? प्लेन कंटेनिंग z एक्सिस, जो z एक्सिस को लिया हो अपने में, और 45 डिग्री के एंगल पे या तो y एक्सिस या तो x एक्सिस से बनाओ, ऐसे दो प्लेन बनेंगे एंड दीज टू विल बी द प्लेनर नोड। क्लियर हो गया? आइए dz² आपको बना के दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोनट हो गया? यही था ना dz²। अब कितने लोग कह रहे हैं सर यहां पे ना तो प्लेनर नोड मिलने वाला है ना ही स्फेरिकल नोड। तो खैर डिस्कशन ही नहीं करने वाला हूं, प्लेनर नोड तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला। ये सुनो, कहां से प्लेन पास करूं? कहीं से भी पास करोगे इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा उसके अंदर। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं अगर आप सर समझदारी से एक कोन बनाओ, ये समझदारी नहीं हुई, ये कोन टच कर गया इसको, थोड़ा इसका रेडियस ऐसे ले लो, पूरा कोन बिगड़ गया। मैंने दिख रहा है? ऐसे कितने लोग कह रहे हैं हाँ बेटे चल चलेगा, इतना चलता है। These are the two cones which are behaving as what? Angular node। इसको conical node बोलते हैं।
इसलिए पूछा जाता है कि एसपीडी में से कौन सा ऐसा है जिनके पास कोनिकल नोड मिलता है। तो डी में भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसपे मिलता है, दैट इज वेरी यूनिक ना। क्योंकि आप सोचो, लोब ऊपर है, लोब नीचे, इधर डोनट बना हुआ है, तो मुझे ऐसे करना है, न्यूक्लियस से लो और कोन ऐसे बनाओ, ना तो वो डोनट को टच करे ना तो ऑर्बिटल को टच करे, ऐसे बाहर की तरफ। हाँ, न्यूक्लियस से होके ही जाएगा ना। दैट इज conical node. So how many conical nodes are there? Two conical nodes. These two are two conical. आपको समझ में आ गया बेटा? ये चीज क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? डन। अब चलो एक क्वेश्चन करो। चलो सर, नोड का कहानी खत्म कर देते हैं। चलो ठीक है, दैट्स ऑल।